सभी को नमस्कार। बच्चों कैसे हैं? आशा है अच्छे से होंगे। हम पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज की। ये आधा चैप्टर हो गया था हमारा, बाकी शेष चैप्टर थोड़ा सा बच रहा है, वो आज करेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स में मानव पूंजी निर्माण में हमने सिलेबस पढ़ा था। इस सिलेबस में मानव संसाधन कैसे बनते हैं, मानव पूंजी की आर्थिक विकास में भूमिका पढ़ ली थी, शिक्षा क्षेत्र का विकास और पढ़ना था। इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। संसाधन क्या होते हैं इसके बारे में बात हुई थी। भौतिक पूंजी मानव पूंजी में अंतर की बात करी थी। इसके बाद मानव पूंजी निर्माण के स्रोत जो 4-5 स्रोत पड़े थे, उसमें मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करी थी। कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रवेशन पर व्यय, सूचना पर व्यय, मानव पूंजी निर्माण आर्थिक विकास में कैसे योगदान देता है, इसके बारे में बात करी थी। मानव पूंजी निर्माण की भूमिका या महत्व के बारे में बात करी थी। इसके साथ साथ हमने अब आज हम शुरू करते हैं मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं। यहीं से शुरू होगा ना कि मानव पूंजी निर्माण में भारत में मुख्य समस्याएं क्या क्या आती हैं। तो पहली समस्या अपर्याप्त संसाधन। मानव पूंजी निर्माण के लिए स्रोत कौन कौन से थे? शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य रूप से, आप दो तो पक्का याद रखें। और शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावशाली बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें संसाधन चाहिए, पैसा चाहिए। बहुत सारे स्कूल खोलने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटीज़ खोलनी पड़ेंगी, प्राइमरी एजुकेशन के लिए काम करना पड़ेगा, ऐसे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स और सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमारे पास संसाधन अर्थात बजट, पैसा पर्याप्त नहीं है। क्योंकि भारत का बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और हमारी मानव पूंजी निर्माण के साथ साथ अन्य आवश्यकताएं भी भारत में बहुत सारी हैं। तो उनके कारण हम यहाँ बजट का एक पर्याप्त भाग शिक्षा स्वास्थ्य पर व्यय नहीं कर पाते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कोठारी कमीशन ने 1965 में कहा था कि हमें अपनी जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय करना चाहिए, लेकिन हम आज भी 4.13, 4.25 तक, इससे ज़्यादा हम अपना जीडीपी का इससे ज़्यादा प्रतिशत शिक्षा पर व्यय नहीं कर पा रहे। जब शिक्षा पर व्यय ज़्यादा नहीं होगा तो निश्चित रूप से कुशल और प्रशिक्षित मानव कम होंगे। दूसरा, गंभीर अकुशलताएं, मीन्स शिक्षित व्यक्तियों की क्षमताओं का या तो उपयोग नहीं होता या फिर अल्प प्रयोग होता है। उपयोग ना होने का अर्थ क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है, मान लीजिए एक व्यक्ति ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यूनिवर्सिटी में 5-6 साल पढ़ाई की और उसके बाद भी उसको रोज़गार नहीं मिला, तो इसका मतलब हमने उसकी पढ़ाई पर जो पैसा खर्च किया था उसका कोई उपयोग हम नहीं कर पा रहे, उत्पादन में कोई उपयोग नहीं हो रहा। तो वो उसकी पढ़ाई पर सरकार ने जितना भी पैसा खर्च किया है वो एक तरह से, क्योंकि जीडीपी में उसका खास योगदान नहीं है, बेरोजगार है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उस पर जो पैसा खर्च हुआ उसका उपयोग वो उपयोगी नहीं रहा। या फिर अल्प प्रयोग होता है, ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति और छोटी जॉब पे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, 6 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उसके बाद वो चपरासी की पोस्ट पे लगा हुआ है। तो चपरासी की पोस्ट पे तो 8वीं 10वीं पास भी आदमी काम कर देता। तो ये 10th के बाद जितनी भी एजुकेशन पे उसका पैसा खर्च हुआ उसका कोई उपयोग हम नहीं कर पा रहे। तो इसलिए इसको हम कहते हैं अकुशलताएं, कि हमारी संस्थाएं, हमारी व्यवस्था कुशलतापूर्वक जितना मानव पूंजी निर्माण हुआ है उसका भी कुशलता से उपयोग नहीं कर पा रही है। ब्रेन ड्रेन महत्वपूर्ण समस्या है। ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि एक बच्चा
भारत में पैदा हुआ, भारत का निवासी है और वो भारत में ही पढ़ा है, उस पर सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया। उसने मान लीजिए इंजीनियरिंग करी है, एमएस किया है, या आप कह सकते हैं एम टेक किया है, बहुत सारा पैसा उस पर सरकार की तरफ से खर्च हुआ। और उसके बाद जब वो इंजीनियर, बहुत बड़ा इंजीनियर बना, या इसी तरह से एमबीबीएस की लाइन में एमएस और सर्जन वगैरह बना, और बहुत लंबी पढ़ाई और बहुत सारा पैसा खर्च होने के बाद वो क्या हुआ कि विदेश चला गया रहने के लिए। तो भाई उसकी पढ़ाई पे खर्च किसने किया? सरकार ने किया। भारत सरकार का सारा खर्चा हुआ, और उसको उसकी वो जो पूंजी निर्माण हुआ, मानव पूंजी निर्माण हुआ, उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? विदेश। क्योंकि वो क्या हुआ, यहाँ से विदेश चला गया। तो इसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन का मतलब जो अच्छी मानसिक क्षमता वाले व्यक्ति हैं वो देश छोड़कर बाहर चले जाए। ड्रेन मीन्स बाहर निकलना। तो बेहतर कार्य अवसरों और बढ़िया वेतन की तलाश में लोग विदेश चले जाते हैं, जिससे देश में डॉक्टर, इंजीनियर जैसे उच्च मानसिक क्षमता वाले व्यक्तियों की हानि होती है, उनका लाभ हम नहीं उठा पाते। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। मैक्सिमम समस्याओं का मुख्य कारण यही होता है। हमारे देश की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि लगातार बढ़ती जनसंख्या मानव पूंजी की गुणवत्ता पर विपरीत रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या में सभी लोगों को हम शिक्षित कर सकें, स्वस्थ रख सकें। तो इनसे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे इन पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे संसाधनों पर भार बन जाती है। तो इसके कारण यह है प्रति व्यक्ति उपलब्धता को कम करता है। अभी तक हमने मानव पूंजी, मानव विकास, कभी हमने मानव पूंजी शब्द इस्तेमाल कर लिया, कभी मानव विकास शब्द इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, है ना। मानव पूंजी निर्माण, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कभी कभी हमने मानव विकास भी, जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो मानव विकास की बात भी करी थी। देन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये दोनों टर्म डिफरेंट हैं। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। मानव पूंजी और मानव विकास शब्द एक समान लगते हैं, परंतु इनके बीच में अंतर है। पहला अंतर क्या है? मानव पूंजी श्रम उत्पादकता में वृद्धि के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को एक साधन मानती है। मानव पूंजी का, मानव पूंजी एक तरह से आप कह सकते हैं कॉमर्शियलाइजेशन है। ये ऐसा मानती है कि यदि हमें श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करनी है, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि का मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ उत्पादन तेज़ी से बढ़े, जीडीपी तेज़ी से बढ़े, तो उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य साधन है, मीन्स है ये। जितनी शिक्षा बढ़ेगी, जितना स्वास्थ्य बढ़ेगा, उतना ही हमारी जीडीपी बढ़ेगी या हमारे श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ेगी। जबकि मानव विकास के अनुसार शिक्षा और स्वास्थ्य मानव से जुड़े अभिन्न अंग हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ है कि शिक्षा और स्वास्थ्य भले ही वो श्रम उत्पादकता करते हैं, वो उनका एक बाई प्रोडक्ट है, लेकिन ये तो मानव के साथ जुड़े हुए ही हैं। जो मानव इस धरती पे आया है उसको पर्याप्त शिक्षा और उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी ही चाहिए। यदि ये दोनों मिलती हैं तो बिना ये दृष्टिकोण रखे कि उससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो हम कहेंगे हम मानव विकास की बात कर रहे हैं। देन मानव पूंजी मानव को उत्पादकता में वृद्धि का एक साधन समझती है। प्रोडक्शन यदि हमें बढ़ाना है तो हमें मानव पूंजी निर्माण करना होगा। थोड़ा सा नैरो सेंस है। शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई निवेश अनुत्पादक होता है यदि वह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को नहीं बढ़ाता। मीन्स यदि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं
और बाय चांस वो लोग जॉब नहीं करते, नौकरी नहीं करते और वो उत्पादन कार्यों में संलिप्त नहीं होते, तो मानव पूंजी ये समझती है कि हमारा वो इन्वेस्टमेंट बेकार गया। दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि यदि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर कुछ लोगों पर पैसा खर्च करते हैं, कुछ लोगों की शिक्षा बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए उन लोगों को सुविधाएं देते हैं जिससे उनकी शिक्षा बढ़ती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, उस पर हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ, कुछ पैसा लगा और बाद में वो लोग कार्य नहीं कर रहे बाई चांस या कम कार्य कर रहे हैं, मीन्स उनके कारण देश में उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई, तो मानव पूंजी ये मानता है कि वो इन्वेस्टमेंट हमारा बेकार गया। मानव पूंजी एक नैरो व्यू में केवल इतनी बात करता है कि हमें उसका मुख्य एम क्या है मानव पूंजी का, शब्द का, कि हमें अपने देश की उत्पादकता बढ़ानी है और उत्पादकता बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य एक साधन है। परंतु मानव विकास के अनुसार मानव अपने आप में साध्य है, अपने आप में टारगेट है। मानव कल्याण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश बढ़ना ही चाहिए, चाहे ऐसे निवेश की परिणति उच्च श्रम उत्पादकता में हो या ना हो। मानव विकास की अवधारणा क्या है? थोड़ी सी ब्रॉड अवधारणा है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये मानव पूंजी का, कि वो उसका अधिकार है क्या, शिक्षा और स्वास्थ्य। मानव कल्याण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छे होने जरूरी हैं, उन पर निवेश बढ़ना ही चाहिए, चाहे श्रम की उत्पादकता बढ़े या ना बढ़े। हालांकि अंडरस्टूड है कि जिस देश के नागरिकों की शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छे होंगे वहाँ उत्पादकता अपने आप बढ़ेगी। लेकिन यदि हम इस चीज़ को इग्नोर कर दें कि उत्पादकता बढ़े या ना बढ़े, लेकिन ये तो मानव का हक है, उसका एक अधिकार है, उसमें निवेश बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि मानव कल्याण सर्वोपरि है। तो मानव विकास दृष्टिकोण में व्यक्ति को आधारभूत शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी ही चाहिए, चाहे उसका श्रम उत्पादकता में कैसा भी योगदान रहा हो। समझ आई बात? कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी उत्पादकता अब नहीं है, 70 साल की उम्र हो रही है, फिर भी उसको अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी ही चाहिए, चाहे उसका उत्पादकता में योगदान है या नहीं है। मानव पूंजी निर्माण की कुछ नियंत्रक संस्थाएं। पहली संस्था, ये संस्थाएं हमने इसलिए यहाँ पर लिखी हैं कि कई बार तो इनके फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये संस्था क्या काम करती है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इनके बारे में नाम, जिससे आपका परिचय हो जाए इन नाम से और इन चीज़ों से, इसलिए टॉपिक हमने शामिल किया है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, पहले भी बात हुई थी पिछले लेक्चर में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश में शिक्षा, केंद्रीय स्तर पर शिक्षा की देखरेख, शिक्षा में बढ़ावा, उसकी बढ़ोतरी, ये सारे काम कौन सा मंत्रालय देखता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। स्टेट गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, या आप कह सकते हैं शिक्षा मंत्रालय होता है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता है जो सारी शिक्षा को देखता है। HRD मिनिस्ट्री बोलते हैं, फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। दूसरी संस्था है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये संस्था स्कूली शिक्षा के बारे में गाइडेंस देती है, निर्देश देती है। आपकी किताबें नहीं है ये, NCERT की किताब, समझ रहे हो? सेंटर लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर जो संस्था स्कूली शिक्षा को नियंत्रित करती है वो होती है NCERT,
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्टेट लेवल पे SCERT होती है, दिल्ली में SCERT है। राज्य स्तर पर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। केवल नेशनल की जगह क्या शब्द लग गया यहाँ, एन की जगह शब्द लग गया एस। एस मीन्स स्टेट, यहाँ एन मीन्स नेशनल हो गया, तो ये शब्द हटा के एन हटा के एस लगा दिया, सारा कुछ हुई। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया, UGC ऑफ इंडिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्च शिक्षा को जितने भी विश्वविद्यालय स्तर की, यूनिवर्सिटी लेवल की जितनी भी पढ़ाई है उसको कंट्रोल कौन करता है, UGC। उनको पैसा देता है, ग्रांट देता है, उनको मान्यता देते हैं। और हमारे स्कूलों को मान्यता कौन देता है, NCERT, सेंट्रल लेवल पे। तो UGC कौन सी, हायर एजुकेशन देखते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन है, इंजीनियर्स, उन सबको कौन देखता है, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। एक होता है हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। कौन सी दवाई चलेगी, कौन से इस मानक पे कोई हॉस्पिटल काम करेगा, इन सब को कंट्रोल करता है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना। अभी इस लॉकडाउन पीरियड में आपने देखा होगा कि बात चल रही थी कि भाई इसका कोविड-19 का इलाज उससे प्लाज्मा थेरेपी से भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर चाहे जिसको प्लाज्मा थेरेपी दे देगा, चाहे जो उनसी दवाई दे देंगे। दवाइयाँ पहले भारत में ICMR से अप्रूव्ड होती हैं कि दवाई उस मरीज़ पर बैड इफ़ेक्ट तो नहीं डाल रही, क्या इफ़ेक्ट डालेगी, कैसा डालेगी, ये सारा कुछ कंट्रोल करके ICMR डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट चलेगा, कौन सा ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। अभी आपने सुना होगा कि हमारी सबसे शुरू में जब ये लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, अमेरिका से कुछ किट आई थी, सॉरी चाइना से कुछ किट आई थी, कोविड-19 को टेस्टिंग किट थी। उनके बारे में राजस्थान सरकार ने शिकायत करी कि भाई ये किट ठीक नहीं है, इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। तो उनको किसने डिसाइड किया, ICMR ने। इन्होंने दोबारा से उनकी टेस्टिंग रेट चेक करी और उसके बाद इन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। अर्थात शिक्षा में जितना भी आप कह सकते हैं चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल रिसर्च में जितना भी काम है उसको कंट्रोल कौन करेगा, ICMR। देन भारत में शिक्षा का क्षेत्र, थोड़ी सी हम इसके बारे में बात करते हैं कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही, क्या कमियां रही, कैसे क्या हुआ अब तक। मूल्यांकन, शिक्षा के क्षेत्र के मूल्यांकन, यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र का मूल्यांकन कीजिए, भारत में शिक्षा की स्थिति के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए, तो आप ये चीज़ें लिखेंगे। इसमें बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप डाटा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1992 में लगभग इतना था, ये डाटा आपको याद रखें आप, बहुत ज़रूरी नहीं है, इतना भी काम चल सकता है। 1952 की अपेक्षा 2014 में बहुत अधिक हो गया, इतना में काम चल जाएगा। तो किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन 3 तरीके पे करते हैं। 3 मापदंड होते हैं हमारे। पहला मापदंड वयस्क साक्षरता स्तर, दूसरा मापदंड प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर और तीसरा मापदंड युवा साक्षरता दर। इन तीनों मापदंडों के आधार पर किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। याद रहेंगे तीनों, वयस्क साक्षरता दर, प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर, युवा साक्षरता दर। भारत में
1952 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यदि हम शिक्षा पर खर्च देखें, व्यय देखें, तो 1952 में लगभग 0.64% था, अर्थात 1% से भी कम था, जो 2014 में यह लगभग 14.13 हो गया। काफ़ी बढ़ा, लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं है। इसमें सरकार प्राथमिक शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च कर रही है। समझते हैं, बहुत सारे स्कूल हैं प्राइमरी एजुकेशन के, प्राइमरी स्कूल बहुत ज़्यादा हैं, यूनिवर्सिटी के कम हैं। विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति शिक्षा व्यय भिन्न भिन्न है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो अलग अलग राज्यों में प्रति व्यक्ति शिक्षा व्यय अलग अलग है। जैसे हिमाचल में 34,651 वार्षिक, क्या, प्रति बच्चा, पर चिल्ड्रन। बिहार जैसे प्रदेश में 4,088। बहुत फर्क है, देख रहे हो आप, 34,651 और 4,088, लगभग कितना हो गया? आप कह सकते हैं लगभग 8 गुने से भी ज़्यादा खर्च हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। बिहार में हिमाचल प्रदेश की अपेक्षा 8 गुना कम हो रहा है। इससे विभिन्न राज्यों में शैक्षिक अवसरों और प्राप्तियों में भिन्नता पाई जाती है। अब जितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं उतनी उपलब्धियां ज़्यादा होंगी, जितना कम खर्च कर रहे हैं उतनी उपलब्धियां कम होंगी। तो हर एक राज्य के अपने शैक्षिक अवसर और प्राप्ति अलग अलग है। भारत में साक्षरता दर केरल में सबसे अधिक है, जो लगभग 94% है। इसको हम कह देते हैं पूर्ण साक्षर है केरल। बिहार में सबसे कम है, बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है, जो लगभग 61% है। क्यों है बिहार की एजुकेशन गड़बड़ क्यों है? यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। बिहार जैसे प्रदेश में केवल इतना खर्च हो रहा है। प्रति व्यक्ति शिक्षा व्यय भिन्न भिन्न है। जब यहाँ शिक्षा व्यय, हमने शिक्षा पे खर्च ही कम किया है, तो उपलब्धियाँ भी कम होंगी। 1951 में भारत की साक्षरता दर 16.67% थी, जो 15-16 में 76% हो गई। साक्षरता दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, लगभग 16.67 का मतलब आप ज़्यादा 17% लगा लो, 17 से 76 काफ़ी कई गुना बढ़ गई। 2011 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर प्रतिशत 67.8 और शहरी क्षेत्रों में 84.1% है। बस आप इतना याद कर सकते हैं, सारे डाटा आपको याद नहीं करने, आपको ये याद कर लेना है कि ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर काफ़ी अधिक है। 1951 में या जब देश आज़ाद हुआ था, देश में साक्षरता दर बहुत कम थी और अब लगभग 76%। इसको आप याद कर सकते हैं, इतना तो हमें जानकारी होनी भी चाहिए। साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर लगातार कम हो रहा है। पहले पुरुष साक्षरता बहुत ज़्यादा थी और महिला साक्षरता बहुत कम थी, लेकिन अब जैसे जैसे देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, पुरुष और महिलाओं के बीच साक्षरता का अंतर कम हो रहा है, जो लिंग समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अर्थात हमने लिंग भेद करना अब पहले की अपेक्षा कम कर दिया है। नारी शिक्षा को भारत में और अधिक प्रोत्साहन दिए जाने के कई कारण हैं। जैसे नारी की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्तर में सुधार के साथ साथ स्त्री शिक्षा प्रजनन दर और स्त्रियों में बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। भारत ने नारी शिक्षा मीन्स महिला शिक्षा, फीमेल एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया है। क्यों? एक कोटेशन भी है कि एक बच्चे को पढ़ाने का मतलब है एक व्यक्ति को पढ़ाना, और एक बच्ची को पढ़ाने का अर्थ है एक परिवार को पढ़ाना, है ना। क्योंकि वो परिवार की आगे जाकर एक परिवार की धुरी बनेगी, उस पर सारा परिवार टिका होगा, तो वो अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएगी। इसलिए तो शिक्षा से क्या क्या हुआ? नारी की आर्थिक स्वतंत्रता मिली,
मीन्स वो जॉब करेगी तो वो पैसे के लिए अपने किसी पर निर्भर नहीं होगी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी। सामाजिक स्तर में सुधार होगा उसका। बहुत सारी जो आप कह सकते हैं कुरीतियाँ उस पर थोपी जाती हैं समाज के द्वारा, वो नहीं थोपेंगे, उसके सामाजिक स्तर में सुधार हो जाएगा। स्त्री शिक्षा, प्रजनन दर, यदि किसी घर में, परिवार में महिला पढ़ी लिखी है तो निश्चित रूप से पॉपुलेशन कंट्रोल करना आसान होता है। इसके साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल, यदि महिला शिक्षित है तो उसके बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल आसानी से हो जाती है, कम होते हैं बीमार बच्चे। ये सारी चीज़ों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके कारण भारत में नारी शिक्षा या स्त्री शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया है। तो विभिन्न समूह समितियों द्वारा सिफारिश किए गए वांछित शिक्षा व्यय के स्तर की तुलना में भारत में शिक्षा पर व्यय बहुत कम है। आपसे अभी मैंने बात की थी कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। कैसा? आलोचनात्मक। अपने विचार व्यक्त कीजिए, इस तरह की क्वेश्चन बनता है। तो आलोचनात्मक का अर्थ है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें बतानी है। तो यहाँ से हमने शुरू करके, जैसे हम कहें कि तीन मापदंडों पर किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन किया जा सकता है। जीडीपी का जो 52 में बहुत कम था, अब 2014 में काफ़ी अधिक हो गया है, पॉजिटिव चीज़ें हो गई। विभिन्न राज्यों ने काफ़ी पैसा खर्च किया है, जिसके कारण भारत में साक्षरता दर जो अब लगभग कितनी बताई मैंने, 76% हो गई, जो आज़ादी के समय लगभग 16-17% थी। तो ये चीज़ें पॉजिटिव हो गई। महिला शिक्षा पर की बात करी हमने। अब इसके कुछ नेगेटिव चीज़ें, क्योंकि आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है तो कुछ चीज़ें नेगेटिव भी बतानी पड़ेंगी हमें, जो हमारी कमियां रही हैं, जिनको हमें ठीक करना चाहिए। तो हालांकि शिक्षा पर व्यय पहले की अपेक्षा काफ़ी अधिक बढ़ा है, फिर भी शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन था ये, 1964 में आया था। उसने सिफारिश की थी कि जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए, परंतु वर्तमान व्यय 4% से कुछ ही अधिक है। अभी तक हम कोठारी कमीशन की रिपोर्ट मानकर 6% व्यय नहीं कर पाए। कितना था? 2012 में हमने पढ़ा था ऊपर, 4.13 के आसपास, जो पर्याप्त नहीं है। अभी बढ़ना चाहिए, 2% और बढ़ना चाहिए शिक्षा पर व्यय। भारत में वयस्कों और युवाओं दोनों की साक्षरता दरें बढ़ गई हैं, परंतु निरक्षरों की निरपेक्ष संख्या अभी भी उतनी है जितनी स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या थी। क्या अर्थ हुआ इसका? कि भारत में जब देश आज़ाद हुआ था 16-17% ही थी साक्षरता, बाकी सब कैसे लोग थे? निरक्षर थे। आज जितने लोग उस समय थे उतने ही लोग आज भी निरक्षर हैं। क्यों? क्योंकि उतनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ गई। साक्षरता दर भले ही हमारी बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ने के कारण आज भी बहुत सारे लोग निरक्षर हैं। 1950 में संविधान के नीति निर्देशक में लिखा था कि सरकार को 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। 1950 में संविधान में लिखा हुआ था ये। लेकिन क्या शब्द था बेटा? चाहिए। और उस चाहिए को होनी है, दी जानी है या दी गई है बनाने में, चाहिए को है में कन्वर्ट करने में हमें 2050 से चलते चलते 2009 में आ गए। कितने साल हो गए? 60 ईयर के करीब हो गए, ये मानो। जो संविधान ने 1950 में लिख के हमारी सरकारों को दिया था, उन सरकारों ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में 2009 ले आए। 60 साल बाद, आफ्टर 60 ईयर्स उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। 2009 में भारत सरकार ने 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया कि हर बच्चे का ये अधिकार है
जिस बच्चे की उम्र 6 से ज़्यादा है और 14 तक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क फ्री पढ़ाई मिलेगी और पक्का मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। सरकार उससे मना नहीं कर सकती। और इस अधिनियम को 2009 में यह अधिनियम पास हुआ जिसको हम कहते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। समझ रहे हो, 50 से 10 आ गया, 60 साल, 60 ईयर, बहुत लंबा समय लिया हमने। देन इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। देश में मानव पूंजी निर्माण के 2 मुख्य स्रोत बता सकते हैं आप, शिक्षा और स्वास्थ्य। किसी देश में शैक्षिक उपलब्धियों के सूचक क्या हैं, मैंने ऊपर बताए थे नंबर डाल के, यहाँ दोबारा से लिख दिए हैं। वयस्क साक्षरता दर, युवा साक्षरता दर, प्राथमिक शिक्षा संपूर्णता दर। भारत में शैक्षिक उपलब्धियों को में क्षेत्रीय अंतर क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि प्रति व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग खर्च किया गया है शिक्षा पर। जहाँ खर्च कम हुआ है वहाँ शैक्षिक उपलब्धियाँ कम है, जहाँ ज़्यादा हुआ है वहाँ शैक्षिक उपलब्धियाँ अधिक हैं। जैसे बिहार में हमने डाटा देखे थे, हिमाचल और बिहार का एग्जाम्पल लिया था। मानव पूंजी और मानव विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऊपर बिल्कुल क्लियर सा लिखा हुआ है, एक अलग ही टॉपिक है। दोनों तीनों अंतर उसमें से आप उठा सकते हैं। मानव पूंजी निर्माण में किन कारकों का योगदान है? मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन पर व्यय, वो सारी चीज़ें जो सूचना पर प्रवसन, पलायन नहीं सॉरी प्रवसन, और कार्य के दौरान प्रशिक्षण, ये 3-4 टॉपिक हैं। इनके बारे में आप बात कर सकते हैं। इनके बारे में जितने नंबर का क्वेश्चन है उतनी डिटेल में लिख सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली 2 सरकारी संगठन हो गए। शिक्षा के संगठन कौन कौन से हो गए बेटा जी? NCERT जो स्कूली शिक्षा को, विद्यालयी शिक्षा को नियंत्रित करती है। एक UGC जो हायर एजुकेशन को कंट्रोल करती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में ICMER। शिक्षा को एक राष्ट्र के और एक इसी में, हाँ सॉरी, इसके 2 चाहिए ना शिक्षा के। स्वास्थ्य के भी 2 चाहिए, शिक्षा के 2 हो गए, NCERT और UGC। इसका हो गया एक स्वास्थ्य मंत्रालय और एक हो गया जो अभी संस्थाएं पड़ी थी आप यहाँ ठीक ठाक से, ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें मिलेंगे। ये क्वेश्चन NCERT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन NCERT से ही उठाए हुए हैं। तो आपको ये कंफर्म हो जाता है कि NCERT हमारा सिलेबस है एक तरह से, और NCERT के क्वेश्चन जिस लेक्चर में आपको मिल पा रहे हैं, जिन नोट्स में सारे NCERT के क्वेश्चंस का आंसर मिल पा रहा है, इसका मतलब वो CBSE के सिलेबस को फॉलो ठीक ठाक सा हो रहा है उसमें। तो आप जिससे मतलब बिना डरे उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं उन पे। शिक्षा को एक राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण आगत माना जाना चाहिए। क्यों? शिक्षा, इसका क्वेश्चन का अर्थ क्या है कि शिक्षा का क्या उपयोग। मैं एक तरह से इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाइड कर दूं तो आप कह सकते हैं कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का क्या योगदान है, क्या महत्व है। क्योंकि राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण आगत, राष्ट्र का विकास कब होगा? जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादकता बढ़ने के लिए से GDP बढ़ेगी, और इनके लिए हमें क्या चाहिए? मानव पूंजी निर्माण। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे। निम्न को मानव पूंजी निर्माण के स्रोत के रूप में समझाइए। स्वास्थ्य पर व्यय, पर्यावरण पर व्यय। स्वास्थ्य पर व्यय ऊपर है, पर्यावरण पर व्यय यदि आप पोल्यूशन इत्यादि चीज़ों पर सरकार खर्च कर रही है और हमारा आसपास का पर्यावरण साफ सुथरा है तो निश्चित रूप से बीमारियां कम होंगी। तो इसी से जुड़ा हुआ है। मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार सहायक होता है? जितना मानव पूंजी ज़्यादा, ये लगभग यही वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन
जितना मानव पूंजी में ज़्यादा निवेश होगा उतना ही उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन ज़्यादा होगा, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा तो आर्थिक समृद्धि ज़्यादा होगी। चलिए, मानव पूंजी निर्माण आविष्कार नहीं, ये शब्द गलत आ गया बेटा। ये शब्द होगा आविष्कार, नव परिवर्तन है ये। क्या शब्द है? इनोवेशन बात हुई थी पिछले लेक्चर में। तो आविष्कार नव परिवर्तनों और तकनीकी सुधार को उत्पन्न करता है। व्याख्या कीजिए। पूरा एक टॉपिक है, एक पैरा है, कंप्लीट समझा रखा है। मानव में पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं क्या हैं? अभी अभी हमने पढ़ी हैं इसी लेक्चर में। भारत में स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन की आवश्यकता पर चर्चा करें। पक्का अभी बात ही करी थी कि नारी शिक्षा क्यों ज़रूरी है, इसको प्रोत्साहन क्यों दिया जाना चाहिए। आपको बताया था कि उत्पादन में सहयोग होगा, आर्थिक निर्भरता, आत्मनिर्भर बनेंगी। एक पढ़ी लिखी स्त्री अपने परिवार के लिए शिक्षा का कार्य करेगी, शिक्षक का कार्य करेगी। एक माँ अपने बच्चों, यदि माँ शिक्षित है तो बच्चों को आसानी से पढ़ा सकती है। इसके साथ साथ पॉपुलेशन कंट्रोल में स्त्री शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए स्त्री शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों के पक्ष में तर्क दीजिए। ये बेटा जी मैंने आंसर इसका लिख दिया है ना। क्वेश्चन का अर्थ क्या है, पहले क्वेश्चन का अर्थ समझ लो। थोड़ा सा ये कुछ क्वेश्चन मैंने इसलिए भी लिखे हैं कि आपको एक प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन पढ़ के और आप उस क्वेश्चन में करते क्या हैं कि एक दो चीज़ें, क्वेश्चन तो सारा पढ़ते हैं लेकिन आपके ब्रेन तक एक या दो चीज़ें जाती हैं। जैसे क्वेश्चन पढ़ा शिक्षा और स्वास्थ्य, आपने सोचा सरकार के ने शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या क्या किया है, ये सब चीज़ें अपना खुश हो गए, ये तो याद करके आए थे हम क्वेश्चन और अपना दे मारा। मान लीजिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। मार्क्स कितने मिलेंगे बेटा जी? 1। क्यों? आपने ढंग से पढ़ा नहीं। यदि पढ़ते तो वहीं से आंसर निकल आता। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों के पक्ष में तर्क दीजिए। कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा। शिक्षा प्राइवेट भी है, शिक्षा सरकारी भी है, स्वास्थ्य प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। दोनों क्षेत्र मिलकर बढ़ा रहे हैं इसे देश में। शिक्षा के प्राइवेट स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल बोलते हैं जिन्हें हम, सरकारी स्कूल है। ऐसे नर्सिंग होम वगैरह हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, साथ में सरकारी हॉस्पिटल भी। अब सरकार इसमें जो पब्लिक स्कूल है और जो नर्सिंग होम प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें भी अपना हस्तक्षेप रखती है। उसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए ये बात पूछ रहा है वो। ये कह रहे हैं कि हमें सरकार को रखना चाहिए, इसके पक्ष में तर्क देना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब समझिए, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर वह तीनों ही प्रशासकीय स्तरों, कौन कौन से स्तर? केंद्र स्तर, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य और स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर कौन सा होता है? एमसीडी। देखिए दिल्ली में प्राइमरी एजुकेशन में एमसीडी के स्कूल हैं, एनडीएमसी के, ये स्थानीय स्तर है के पर साथ साथ वहन किया जाता है। इन सेवाओं के बाजार में निजी और सार्वजनिक दोनों संस्थाएं काम करती हैं। क्लियर बात है। निजी संस्थाएं जो पब्लिक स्कूल हैं, है ना, और उधर निजी संस्था कौन सी? जो प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम है। सार्वजनिक जो सरकारी स्कूल है, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। दोनों ही संस्थाएं काम करती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण दीर्घकालीन प्रभाव डालते हैं। आज किसी बच्चे की शिक्षा लंबे समय में उस पर प्रभाव डालेगी। उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। किसी बच्चे की बचपन में शिक्षा गड़बड़ होगी तो उसको फिर हम सुधार नहीं सकते 10 साल बाद। यदि एक बच्चे ने 6 साल से 16 साल तक 10 साल की उम्र 10 साल के दौरान शिक्षा बहुत अच्छी नहीं ले पाया या ठीक से शिक्षा नहीं मिल पाई उसे, तो हम उसे 16 साल की उम्र में फिर सुधार नहीं सकते। इसलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है।
किसी हॉस्पिटल में किसी बच्चे को एडमिट कर दिया और उसका इलाज गलत हो गया और उसके बच्चे में कोई परमानेंट डिसऑर्डर आ गया, तो उसको हम सुधार नहीं सकते, या इतना समय हमारे पास नहीं होता कि बच्चे की हालत ख़राब होगी तब फिर उसको ठीक ट्रीटमेंट दे दें तो वो गारंटी से ठीक हो ही जाए। इसका एग्जाम्पल, जब किसी बच्चे को स्कूल या फिर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती करा दिया जाता है और वहाँ आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही हों, तो इससे पहले कि बच्चे को अन्य संस्था में स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया जाए, पर्याप्त मात्रा में हानि हो चुकी होगी और कई बार ऐसी हानि हो जाती है कि जिसे शायद सुधारा भी ना जा सके। तो इस कारण से सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है, जिससे इन दोनों की क्वालिटी कंट्रोल रह सके, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। इन दोनों सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ता और लागतों के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होती। किसी नर्सिंग होम में किसी बीमारी का कितना चार्ज है, इसके बारे में उपभोक्ता को ज़्यादातर जानकारी नहीं होती। तो ऐसी परिस्थिति में संस्थाएं शोषण करने लगती हैं, चाहे जितने पैसे मांग ले, पब्लिक स्कूल चाहे जितनी फीस मांग ले। अतः सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। वह निजी सेवा प्रदाताओं को उचित मानकों के अनुसार सेवाएं देने और उनकी उचित कीमत लेने के लिए बाध्य करता है। जैसा कि अभी अभी आप देख रहे हैं, पिछले 4-5 साल में दिल्ली सरकार ने पब्लिक स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए, फीस ना बढ़ाने के लिए हर बार दबाव में रखा है। पहले मनचाही फीस बढ़ा लेते थे, तो उचित कीमत लेने के लिए सरकार बाध्य करती हैं इन्हें। इसलिए इनका हस्तक्षेप, उचित मानकों के अनुसार सेवाएं दे सकें, ये जो उनकी ज़रूरत है वही सेवा मिले बच्चे को, तो इसके लिए बाध्य कौन करेगा? सरकार। तो इसलिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। चलिए, आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू, आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, उम्मीद है पसंद आई होंगी। आप चैनल को यदि सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो उससे मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपके यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे आपको टॉप में दिख जाएगा। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आसानी से ये नेक्स्ट लेक्चर उपलब्ध हो पाएंगे। आप सभी ने मेरी बातें ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।